लोहिया राजनारायण क्यों आप नहीं कहते कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? जंग अगर कोई भी है तो 1857 है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो मूवमेंट था वो ऑल ओवर इंडिया हुआ था। तो आने की जल्दी जो थी, उस जल्दी ने हमारा बहुत नुकसान किया है। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी उनको भी किनारे लगा दिया, लेकिन ये मुल्क की बर्बादी की वजह है। हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। भाग्य मनाइए, खुशकिस्मती कहिए कि हमारे पास पड़ोस में कोई मुल्क इस लायक नहीं है, वरना अब तक इंटरवीन कर जाता। अब वो उसको कहीं ना कहीं देखते थे, और जब जैसे जैसे बड़े होते थे तो उनको लगता था कि नहीं ये टीम बड़ी थी। अब तो उन्हें भी खत्म कर दिया गया। अब आपने आसिफ अली ने उनका मुकदमे में पैरवी की, तो भाई आज तो यहाँ पे मंदिर भी उसके नाम से है जिसने गांधी को मारा है। फत्तक अली को तो आज तक नहीं मिला कुछ। मदरसों को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। मुसलमानों ने जंग के लिए या इस मिट्टी के लिए, इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फतवा जारी कर दिया। हुकूमत क्या खंडहर पे करेंगे, श्मशान पे करेंगे, कब्रिस्तान पे करेंगे? एक वक्त आया कि लोहिया को प्रेसिडेंट बनाने की बात आई। गांधी जी ने रखा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दे। लोहिया ने कहा मैं एक शर्त पे बनूंगा कि जवाहरलाल जी रिपोर्ट करने हमको आवे। उसमें वो तैयार नहीं हुए, इसलिए ये लोग अलग हो गए। तो हमारे मुल्क में इतिहास के साथ हर जगह जाती हुई है। भाई इस मुल्क में लोहिया राजनारायण क्यों आप नहीं कहते कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? कांग्रेस के लोगों का नाम क्यों लेते हैं? मुस्लिम लीग कहीं अलग से थोड़ी आई थी। कांग्रेस के बीच से पैदा हुई मुस्लिम लीग। आप ताज्जुब करेंगे, जिला कांग्रेस अधिवेशन का सदारत करते रहे। मैंने लिखा है, जिस किसी को एतराज हो बतावे। जिला कांग्रेस अधिवेशन की सदारत कर रहे हैं और उनके लोग कन्वेंशन कर रहे हैं मुस्लिम लीग का, यहां से अधिवेशन खत्म करके वहां जा रहे हैं बोलने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका? बेवकूफ हम हैं आज जो हिंदुस्तान में बच गए हैं। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हिंदू नाम पे नहीं मिल रहा है तो मुसलमान नाम पे ले लो। देखिए, हिंदुस्तान में कोई कलाकारी इस दौर के आज़ादी में जो हुई है वो अंग्रेजों के चार्टर जो मिला था अकॉर्डिंगली हुई है। इसमें कहीं दो राय नहीं। जंग अगर कोई हुई है तो 1857 हुई है। 1919 से 1922 तक उसका 25% हुई है, और 1942 में एक अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो मूवमेंट था वो ऑल ओवर इंडिया हुआ था। और 42 के आंदोलन के बाद सिर्फ एडजस्टमेंट हुआ है, और एडजस्टमेंट पावर पॉलिटिक्स का हुआ है। आप आज़ाद जरूर 1957 में हुए हैं, लेकिन आपको तो 12 साल पहले ही सरकार मिल गई थी। जिस वाइसराय के हुक्म में आप तब चलते थे, उसी वाइसराय के हुक्म में आप आज़ादी के बाद भी चले। हमारी कहीं ना कहीं टेक्निकल सरकार पे आने की जल्दी जो थी, उस जल्दी ने हमारा बहुत नुकसान किया है। उसी जल्दी ने बंटवारा भी किया है। उसी जल्दी ने जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी उनको भी किनारे लगा दिया। जब कुर्बानी जंग में दो चीज गिनी जाती है, किसकी किसकी हिस्सेदारी है। अब जब ये दिख जाता कि 90%, 80%, 75% एक पक्ष लड़ा है, तो हिस्सेदारी भी देनी पड़ती। इसलिए इतिहासकारों ने, इसलिए सरकार ने इन सारी चीज़ों को, इन सारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया, साजिशन बाहर किया है। आपने कहा कि असली शुरुआत 1857 की लड़ाई से हो गई थी, जिसके नतीजे में 90 साल बाद जो है हमको आज़ादी मिली। 1857 की आज़ादी की तहरीक में मुसलमानों के रोल पर आप कह चुके हैं कि 95% मारे जाने वाले मुसलमान थे। उस पर कुछ रोशनी डालिए। आज बड़ा मौका है, नूह में और मेवात में चल रहा है। जब दिल्ली पे मेरठ बगावत के बाद दिल्ली पे बहादुर शाह को सब लोगों ने इत्तफाक राय अपना राजा माना, और दिल्ली पे कब्जा अंग्रेजों से हिंदुस्तान ने, आज़ाद हुकूमत ने ले लिया। अंग्रेज़ों की सारी सेना जो है वो पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए, सारा उनका जो फोर्स का आमद रफ्त थी वो इधर ही से थी। क्योंकि मेरठ के बाद बिहार में इतने बड़े आंदोलन हो गए
कि बिहार से और बनारस इलाहाबाद से अंग्रेजी फौज आ नहीं सकती थी, तो उनके पास जरिया वही रह गया था। अब जब अंग्रेज फौज चलती है पंजाब से हरियाणा में, तो पूरा आज मेवात, जिस मेवात की लोग बात कर रहे हैं, 9 दिन तक लगातार मेवात के गांव वालों ने अंग्रेज फोर्स को अंदर घुसने नहीं दिया है और उनके तोप और असलहों के मुकाबले अपने देसी असलहों से इस्तेमाल किया है। एक मरता था, दूसरा खड़ा होता था। उस मेवात को आप जो आज हालात पैदा कर दिए हैं, उस मेवात पे अंग्रेजों को 9 दिन घुसने नहीं दिया। नतीजे में जो दिल्ली की सरकार थी, वो अगर वो लोग आ जाते तो जिस दिन दिल्ली में कब्जा हुआ था आज़ाद हुकूमत का, उसके 2 दिनों या 3 दिनों के बाद फिर वो अंग्रेज अपना कब्जा ले लेते। सिर्फ हरियाणा के लोगों ने, मेवात, नूह और पूरा इंटायर हरियाणा, वहीं का वो वारदात है जिसमें मीर 2 लोगों का है, जो एक हिंदू है, एक मुसलमान है, जिनकी एक साथ कब्र बनी है, एक ही साथ उनको फांसी हुई है, एक ही उस पे। वो नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, मुनीर बख्श, और उनके साथ दूसरे थे। ये उस लड़ाई के हीरो थे लोग। नवाब झिरका उस लड़ाई के हीरो थे। आज हम किसी को नहीं जानते, हम जानते नहीं। उस हरियाणा की जमीन पर जितना खून गिरा है, उतना खून शायद बिहार में दानापुर और आरा के आसपास हुआ होगा, या अवध पे हुआ होगा, या वहाँ हुआ होगा, क्या नाम आपके बुंदेलखंड में, लेकिन तादाद सबसे ज्यादा वहां। और पूरी की पूरी आबादी तोप से उड़ा दी गई है, पूरी आबादी तोप से उड़ा दी गई। वो फिर से रीस्टेब्लिश हुई। आप सोचिए कहाँ, और वहीं आप उस गद्दार का नाम नहीं लेते, आपकी कैबिनेट में बैठा हुआ है। अगर वो सिंधिया वालों ने अगर हिंदुस्तानियों का साथ दिया होता तो शायद 1857 की 30 जून हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार के जाने का दिन हो जाता। 1857। लेकिन सिंधिया ने साथ दिया, और सिंधिया के साथ, सिंधिया कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थे, लेकिन हमारी ताकत तोड़ने के लिए वो बहुत कामयाब हो गए। हम हिंदुस्तानियों की ताकत तोड़ने के लिए, चूंकि उस इलाके में वो बड़ा स्टेट था, और हिंदुस्तान की जो जाति प्रथा है वो अपर कास्ट से दबी हुई, वही मुसलमान में था, वो हिंदू में है। चूंकि सिंधिया साथ दे रहा था तो बाकी बरादरी के लोग सहन में, और लड़ाई जिस बहादुरी से लड़ रहे थे नहीं लड़ पाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इस सब्जेक्ट आपने रेस किया, इसके ऊपर बात होती भी नहीं है और कभी हुई भी नहीं। मैं एक मरतबा झांसी में था और इत्तेफाक से रानी झांसी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो एक प्रोग्राम में मैं चला गया, तो उसमें आज भी, मतलब कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि नारे लग रहे थे सिंधिया गद्दार। तो मतलब 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो अब नेचुरली आज़ादी के बाद हमने ये कहा कि जो नई नस्लें हैं जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, अब हुआ क्या कि जो राजा महाराजा थे, जो ब्रिटिश से अलाइड थे, वो दौलत में खेल रहे थे, पावरफुल थे, और जो लड़ते आए थे वो बेचारे कमजोर, बेचारे हर चीज छिन चुकी थी उनसे। तो क्या यहीं से मामला बिगड़ना नहीं शुरू हो गया? देखिए, लीडरशिप की मंशा पे तो शक होता ही है, चाहे कोई हो। अगर इन लोगों को उस वक्त, देखिए मुल्क आज़ाद जब हो गया तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए, जंग खत्म होती है तो ये देखा जाता है कि दोस्त कौन है। दोस्त है तो राइट बैठ जाए, दुश्मन है तो लेफ्ट बैठ जाए। इनका क्या अंजाम किया जाएगा ये राइट तय करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ ही नहीं। हमने सबको माफ कर दिया और सबको बराबर। हमने माफ नहीं कर दिया, हमने उन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि हुकूमत चलना मुश्किल था। हमने सरेंडर किया है। आज भी हम सरेंडर कर रहे हैं, आज भी हम सरेंडर कर रहे हैं। आप अगर ईमानदारी से, गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कभी ये ऑन रिटर्न नहीं मांगा कि हमारी 57 से लेकर के 1947 तक
कितने लोगों को आपने सजा दिया, कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितनी आपने हमारी प्रॉपर्टी जब्त की, कितनी प्रॉपर्टी यहां से आपने नीलाम करके ले गए। क्यों मांगना नहीं चाहिए था? अगर मांगते तो हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब ना होता। यहां सबसे ज्यादा अगर किसी की कुड़की और नीलामी हुई है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुई है। पूरी की पूरी हवेली, पूरे के पूरे जमींदारा अंग्रेजों ने टुकड़ों के भाव में ले लिया, नीलाम करवाया। भाई हम ही को बेचना है, हम ही को लेना है, हम ऑर्डर करने वाले हैं। कमिश्नर ने ऑर्डर किया, उनके जो पालतू जितने बिजनेसमैन, जैसे आजकल हिंदुस्तान के कुछ पालतू बिजनेसमैन हैं, उनको मिलना है। अब कौन उन्हें रोक देगा? कोई नहीं रोक सकता। अब हिंदुस्तान में इस वक्त जो 2-3 बड़े नाम हैं कारोबारियों के, उसको हिंदुस्तान की कोई डील कोई मना कर सकता है? तो यही हालात उस वक्त भी रहे होंगे, यही हालात उस वक्त भी रहे होंगे। हमने समझौता किया है पैसे वालों से, हमने समझौता किया है ताकत वालों से, हमने गवर्नमेंट से मांगा कर, और अगर मांग लेते और आ जाता तो हमें देना पड़ता। तो हम देना चाहते नहीं थे। हम आखिर में कर रहा हूं, कुर्बान होने वालों का, कुर्बान जो हिंदुस्तान की जंग लड़ने वाले लोग थे, उनके लोगों को उचित स्थान, उनका उचित मुआवजा, उनका उचित सम्मान न करने की वजह से आज ये सारी की सारी चीजें पैदा हुई। अगर हम हर दिन निकाल लें एक किसी न किसी स्वतंत्रता संग्राम, बड़े संग्राम सेनानी का डेट ऑफ बर्थ होगा या डेट ऑफ डेथ होगी, अगर इस मुल्क में मनाया जाता रहता तो ये दिलों की दूरियां नहीं बढ़ती। हर आदमी को लगता, हमने क्या लिखा? हमने लिखा इसीलिए, हमने कहा कि आने वाली नस्ल को ये पता तो चले। ये पहली किताब है जो मुस्लिम मुजाहिदीन पे लिखी गई है। कोई किसी ने ये हिम्मत नहीं की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हिम्मती हूं, लेकिन जब तक, देखिए आप लकीर मिटाने की बात क्यों करते हैं? हिंदू भी हमारा भाई है ना, हमारा बड़ा भाई तो वही है। हम उसको लकीर थोड़ी मिटाने को कह रहे हैं, हम इससे बड़ी लकीर दिखा रहे हैं कि हमारी कुर्बानी भी इतनी है। अब जब ये लकीर देखेगी कि इनकी कुर्बानी इतनी है तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, उसके बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि गमछा ओढ़ लिया और कोई नारा लगाने लगे। उसको भी लगेगा कि नहीं, इनकी मेहनत की वजह से हम आज यहाँ हैं। ये हमने कोशिश नहीं की, हमने ये कोशिश नहीं की। ईमानदारी से आज भी अगर हम कोशिश कर लें, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसे स्टेट नहीं है जहां अगर आप ये ढूंढने जाइएगा तो 1857 से 1947 तक इतनी पर्सनालिटियां मिलेंगी और उनके पुरखे मिलेंगे, उनकी मिट्टियां मिलेंगी, उनकी महक मिलेगी कि ये हिंदू मुस्लिम लोग भूल जाएंगे। लेकिन हम भूलने देना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि जो अंग्रेजों ने बांटो और राज करो किया, हम भी उसी पे कायम है और हम उसको और बड़े पैमाने पर बांटो और राज करो की पॉलिसी पे चल रहे हैं। लेकिन ये मुल्क की बर्बादी की वजह है, हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। मैं आज आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के नौजवानों को अभी भी ये समझ लेना चाहिए कि अभी वक्त है, हम आपस में हैं, किसी तरीके से अपने सारे तनाज़े दूर करें, किसी तरीके से हम अपने एक वर्ग विशेष या किसी पंथ विशेष के साथ ये दूरी कम करें, नुकसान हो फायदा हो ये न देखें, वरना हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप भाग्य मनाइए, खुशकिस्मती कहिए कि हमारे पास पड़ोस में कोई मुल्क इस लायक नहीं है, वरना अब तक इंटरवीन कर जाता। हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो हमारी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, हर जगह हम जिस हालत में पहुंच गए हैं, ये तो कहिए कि पड़ोस में कोई ऐसा मुल्क नहीं। लेकिन नौजवान नस्ल को चाहिए कि अपनी ये जो आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है इसे बचा लें। हुकूमत कोई करे लेकिन ये रहे कि मुल्क बचा रहे। हमें तो अब मुल्क में दूसरी आज़ादी की लड़ाई का अंदेशा दिखने लगा है। आप देख रहे हैं रियल न्यूज इंटरनेशनल पर हमारा चैनल RNI उर्दू, और हम बात कर रहे हैं सैयद शाहनवाज अहमद कादरी साहब से। उनकी किताब लहू बोलता भी है के कॉन्टेक्स्ट में, और 15 अगस्त आ रहा है और एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि आज़ादी की जंग आज़ादी की तारीख, उसकी यादगार मनाने के दिन करीब आ रहे हैं। एक सवाल है जो आपसे पूछना था, ये मेरे पास आया है।
आपकी लिस्ट में 24वें नंबर पर आसफ अली का नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड में वकालत की और फिर आजादी की जद्दोजहद में लग गए, और इनके पास इंग्लैंड में जज बनने का ऑफर भी था जैसा आपने लिखा है, लेकिन ये वापस आ गए और 6 महीने तक फिर बाद में जेल में भी रहे किसी वक्त। इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के मुकदमे के दौरान अदालत में बचाव की पैरवी की, जबकि हम देखते हैं कि लखनऊ में एक रोड ऐसी भी है कि जो उसके नाम पे रखी गई है कि जिसने उसके अपोजिट की तरफ से जो है जिसने मुकदमा किया। तो ये ऐसा कितना वक्त है कि मतलब कितना बदलाव कैसे आ गया कि हम उनके नाम पर तो रोड्स रख रहे हैं कि जिन्होंने अपोजिट में अब दूसरी साइड से मुकदमा लड़ रहे थे, और जिन्होंने कुर्बानियां दी उनकी तरफ से हमने उनको याद ही नहीं रखा। मैंने कहा ना कि जो कंटेंट्स अभी हमने पहले बात की है, जो लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा सुरखरू थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आज़ादी मिलने से पहले ही उन पर्सनालिटियों को डाउन करने का काम शुरू कर दिया गया था। उसमें आसिफ अली भी, आसिफ अली की वाइफ थी अरुणा आसिफ अली, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बड़ा नाम है उनका, बड़ा काम है अरुणा आसिफ अली का। आसिफ अली तो थे ही। मैंने कहा ना कि जिन लोगों को ये लगता था, जब हमने भी एक मिसाल के तौर पे कहा कि इस मुल्क में एक नज़रिया हमेशा से रहा है, पता नहीं क्यों, कि हम खुद किसी चीज़ में बड़े ना हो जाए, हम जो बड़ा है उसको छोटा कर दें। इस मुल्क की सियासत शुरुआत से लेकर आज तक इसी पे चल रही है। आसिफ अली उसी का शिकार थे। आपने अरुणा गांगुली की बात करी, जो अरुणा आसफ अली हो गई, तो हिंदू बंगाली ब्राह्मण थी और दोनों मिलकर, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाइयों में लड़ रहे थे, और एक मतलब कौमी एकता की मिसाल उसको बताया जाता था बड़े ज़माने तक, है ना। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भी कभी नहीं कहा कि तुम लफ जिहादी हो तो हमारा मुकदमा नहीं लड़ो। ये सब बदलाव तारीख की तल्ख हकीकतें हैं कि नहीं? ये तल्ख हकीकत ये है, देखिए, जब तक इस मुल्क में जंग आज़ादी के जो गिने चुने कुछ लोग थे जिनकी पर्सनालिटी पढ़ाई जाती थी, तब बच्चों को एक सवाल आता था कि क्या इतने ही लोग थे। तब वो उसको कहीं ना कहीं देखते थे, और जब जैसे जैसे बड़े होते थे तो उनको लगता था कि नहीं, ये टीम बड़ी थी। अब तो उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया। अब आपने आसिफ अली ने उनका मुकदमे में पैरवी की, और जिसने मुखबिरी की, जिसने उनके खिलाफ उनको फंसाया, उसके नाम से रोड है। तो भाई आज तो यहाँ पे मंदिर भी उसके नाम से है जिसने गांधी को मारा है। फत्तक अली को तो आज तक नहीं मिला कुछ। इसी से आप मुकाबला कर लीजिए। ये सब सारे फार्मूले इसी पे फिट होते हैं। आप गांधी के मारने वाले और गांधी के बचाने वाले का फर्क देख लीजिए। आप आसिफ अली को देख लीजिए, भगत सिंह की पैरवी करने वाले, और भगत सिंह के खिलाफ दुश्मनी करने वालों को देख लीजिए। ये एक पूरी की पूरी थीम है। असल में आज़ादी से पहले जो एक संगठन बन गया था, देखिए, मुसलमान कई जगह मार खाया है। अब आपने जिक्र छोड़ दिया तो मुझे कहना पड़ रहा है। आज लोग कहते हैं मुसलमान जाहिल है। पहली जंग आज़ादी में मुसलमानों ने, उस वक्त स्कूल कैसे थे हिंदुस्तान में, इस पे बात नहीं होती है। उस वक्त दो ही थे, या तो मदरसे थे या मिशनरी स्कूल थे। मदरसों को अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में मदरसा ढूंढ के उन्होंने बुलडोज़र चला दिया। बुलडोज़र नहीं था उस वक्त, रोलर चला करता था और तोप लगा के उड़ाया जाता था। मुसलमानों ने जंग के लिए, या इस मिट्टी के लिए, इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फतवा जारी कर दिया कि 50 साल तक मुसलमान लड़का क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। हम जाहिल इसलिए हैं आज यहाँ। और साहब, दूसरे जो बड़ा हमारा बड़े भाई थे, उन्होंने कहा भाई साहब हम गुरुकुल खोलेंगे, बड़े बड़े स्वामी हैं, नाम मैं नहीं लूंगा किसी का। इसी जंग आज़ादी में उन लोगों ने शिक्षा मंदिर खोल करके और जहर बांटना शुरू कर दिया, और हमारे उलमाओं ने कह दिया कि नहीं, आप तालीम से दूर हो जाइए, इस वक्त जंग का वक्त है। फतवा जारी कर दिया, और सबसे ज्यादा मुसलमान मिलिट्री में था। उसी फतवे में ये हुआ कि अब मुसलमान अंग्रेज की नौकरी नहीं करेगा। हम पिछड़े इसलिए हैं,
और हमारे पिछड़े की वजह आप बताते हो कि हमारी नाकामी है या हमारी काहिली है। हमारी काहिली नहीं है। जिस कौम में 50 साल तालीम से दूर कर दिया जाएगा, वो कौम 100 साल नहीं 200 साल पीछे हो गई। तो आज हम इसलिए पीछे हैं। आपको चाहिए ये था कि हमने 50 साल तालीम छोड़ के अगर हमारी कौम लड़ी थी, तो जब आप आज़ाद हुए थे तो आप हमारी कौम को इतना फैसिलिटीज देते कि वो उस 50 साल का बदला हम पढ़ करके काबिल हो जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हमारी बर्बादी की वजह, हमारे बैकवर्डनेस की वजह भी आप हैं, हमारे तालीम की वजह भी आप हैं। और हमारे लोगों को ये मुआवजा था कि साहब अब हम आज़ाद हो गए तो हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी गुलामी भी झेलनी पड़ेगी। ऐसा लगता है। तो मुल्क को अभी भी संभालना चाहिए। और जो लोग भी हैं, देखिए, कब्रिस्तान पर कोई हुकूमत नहीं हुआ करती, शमशान पर कोई राजा नहीं हुआ करता। मैं एक संदेश 15 अगस्त को ये देना चाहता हूँ कि जिन लोगों की समझ है कि आप आखिर मुल्क को बनाना क्या चाहते हैं, इस मुल्क को अगर आप खंडहर बना देंगे तो हुकूमत किस पे करेंगे? हुकूमत क्या खंडहर पे करेंगे, शमशान पे करेंगे, कब्रिस्तान पे करेंगे? दुनिया में कोई ताकत इतनी बड़ी ताकत को ना हटा सकती है ना मार सकती है। दुनिया का इतिहास है, आज का नहीं है। तो क्यों ऐसी बेवकूफ़ी हम करें कि हमारा मुल्क कमज़ोर हो जाए? अब भी हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई 15 अगस्त की और पहली जंग आज़ादी, दूसरी जंग आज़ादी से सबक लेते हुए 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि अब इस तरीके का इस मुल्क में कोई वाक़या नहीं होगा कि जिससे कि कौमी या फ़िरका वाराना दिखाई दे, और हम कानून और आइन की तरह चलेंगे, संविधान को एक मजबूत रखेंगे, हम संविधान के ऊपर चलेंगे। ऐलान कर दें, हिंदुस्तान फिर से हिंदुस्तान हो जाएगा। ये अपील है मेरी। ये आपने अपील की, और जैसा आपकी बातों से सामने आ रहा है कि जंग आज़ादी की तारीख को अगर हम खुले दिल से खंगालें तो पाते हैं कि फिरंगियों के खिलाफ अगर पूरी दीदा दिलेरी से जिहाद का फतवा दिया गया तो वो मुसलमानों ने दिया, और उसके बाद सरफरोशी के जज्बे के साथ अपने उलमा और मशाइख की सरपरस्ती में और मिल्लत के लीडरों की रहनुमाई में घरों से मुजाहिदीन निकलना शुरू हो गए। जज्बा था उस वक्त मुसलमानों में, और ये क्यों ऐसी कुर्बानियां देते नजर आ रहे थे? क्या उनको आगे के ख्वाब दिखाई दे रहे थे? जो फतवा जारी हुआ था उस फतवे में साफ लिखा हुआ था। हालांकि उस फतवे के साथ साथ एक और हिंदू कम्युनिटी की तरफ से जो उस वक्त जिम्मेदार लोग थे उन्होंने भी जारी किया था कि ये जो क्रिश्चियंस मिशनरी है ये हमारे कल्चर और हमारे मजहब को नुकसान कर रही है। शुरुआत यहाँ से होती है कि तालीम के अंदर, अंग्रेजी तालीम के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों का धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही थी और मजरू हो रही थी, उनकी जो कदरें थी या जो लोग, जो कल्चर था हमारा ख़त्म हो रहा था। इसलिए सबसे पहली मुखालफत इससे हुई थी। दूसरी मुखालफत जब उन्होंने ये देखा अंग्रेज़ों ने कि ये पूरी की पूरी लड़ाई, पता नहीं कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा बड़ा दुश्मन मुसलमान है, और उसको उनको लग इसलिए रहा था कि जो लड़ाई टर्की में हुई, जो लड़ाई, और टर्की की लड़ाई नहीं थी, जो एक मोमेंट चला था यहाँ, गांधी बहुत समझदार थे, खिलाफत मोमेंट। खिलाफत मोमेंट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था पूरे तरीके से, उससे हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान से लेना देना था। क्योंकि खिलाफत उस वक्त, खिलाफत उस्मानिया पूरी दुनिया मानती थी, बगैर किसी फ़िरके, बगैर किसी तफरीक के। तो शुरुआत तो अंग्रेज़ों से दुश्मनी हमारी वहाँ हुई, तालीम पे हुई, और तालीम से होते होते जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि अब ये तो मुत्तहिद हो जाएंगे, क्योंकि गांधी और मुस्लिम लीडरान एक जगह आ गए, एक प्लेटफार्म पे आ गए। गांधी ज़मीन के आदमी थे, गांधी ने महसूस किया कि इतनी बड़ी कम्युनिटी लड़ने पे आमादा है, उन्होंने आगे बढ़ करके समर्थन किया और
सारे के सारे तहरीक के लोग गांधी के पीछे आ गए। कौन है हिंदुस्तान में कि आज मिसाल बता दे कि जामा मस्जिद पे खड़े होकर के कोई तकरीर दे लेगा? है किसी की हिम्मत? आप बात किसकी कर रहे हो? तो गांधी ने ये जो खिलाफत तहरीक को समर्थन दिया, तो अंग्रेजों ने अब अपना रास्ता ये शुरू किया कि हिंदू मुसलमान को एक नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब उन्होंने वो चर्बी के कारतूस का मामला लगाया। चर्बी के कारतूस का मसला जब आया तो फौज में बगावत हो गई। बगावत बाद में हुई है। ये जो कहते हैं कि ये बगावत है, बगावत नहीं थी। इसकी तो लड़ाई भाई वीर कुंवर सिंह जैसे लोगों ने, आपके अहमदुल्लाह ने, मौलाना खैराबादी ने, इन लोगों ने तो ये 57 से पहले 52 में मीटिंग कर ली थी। 52 में मीटिंग कर ली थी, 1852 में। और धीरे धीरे ये चीजें चल रही थी। क्यों कि हिंदुस्तान की जितनी हुकूमतें थीं, अंग्रेज एक एक करके कब्जा कर रहे थे। अब वहां भी देखिए तफरीक हुई है। जो मुस्लिम हुकूमतें थी उसमें पूरी ताकत से कब्जा किया इन्होंने, और जो दूसरे टाइप की हुकूमत थी जो उनके झंडे के नीचे आ गई, उसको उन्होंने अपना नुमाइंदा बना लिया। यहां भी उन्होंने वही काम किया है, लड़ाने का काम। तो ये लड़ाई तो अंग्रेजों जो उनके सामने लड़ने आए उनको सरकोबी की, और जिन्होंने उनसे हाथ मिला लिया वो बाकी बह रहे। तो आज तक वो उनके दोस्त हैं। और आज बदकिस्मती है कि जो उनके दोस्त थे वही आज इस मुल्क में सरबराह हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो तो बात उन्हीं की करेंगे। भाई हमने 1800, 1200, 1500 नाम दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे देखा है ना, जांच भी कराई है ना, कह दे कि गलत है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी लकीर बहुत बड़ी है। तुम अपने वीरों में से एक नाम के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, भाई 10 तक ला दो, हम अपनी सब बात वापस ले लेंगे। अगर 10 मुजाहिदीन अगर ये गिना दे 10, ये है तो बहुत उधर भी, वो बहुत हैं, इनके नहीं है। इस थॉट को मानने वाले नहीं हैं, वो तो बहुत हैं। वो तो लड़ाई ही दूसरे लोग लड़ रहे थे। आप तो अंग्रेजों के बगलगीर थे। ये तो पूरी संस्था अंग्रेजों की बगलगीर थी। अच्छा आप बताइए कि हमारे मदरसे बंद कर दिए गए, हमारे स्कूल बंद कर दिए गए, आपकी विद्या संस्थाएं कैसे खुल रही थी? सरकार तो पैसा दे रही थी अंग्रेजी की ना। सवाल इस पे आएगा कि नहीं आएगा? आपने 99 साल में उस विद्या संस्थान से क्या पैदा किया है? जहर पैदा किया आपने, जो आज मुल्क में फैल गया। ये वही जहर है जो आज काम आ रहा है। लेकिन जिहाद जो है वो एक पाक कॉन्सेप्ट था जिसमें पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक तरीके से अंग्रेजों के सामने ला खड़ा किया। और हमने देखा कि उलमा ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया तो मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसे पाक कॉन्सेप्ट के सामने हम सुनते हैं लव जिहाद और ना जाने कितने नए जिहादों के बारे में। क्या मुसलमान बदल गए या मुसलमानों के लिए औरों के दिलों में जगह सिकुड़ गई? जगह दिलों में जगह नहीं रही। वजह उसकी ये है कि मैं फिर वही बात रिपीट हो जाएगी कि आदमी को ये लग जाए कि हमारा कंट्रीब्यूशन आपका इस मुल्क में नहीं है। इस मुल्क के आज़ाद कराने में कंट्रीब्यूशन दूसरे लोगों का है। तो हम जब तक इनको डाउटफुल नहीं करेंगे, जब तक हम इनको गद्दार नहीं साबित करेंगे, तो हम अपनी कम्युनिटी का वोट कहाँ पाएंगे? हम कैसे कह दें कि हम बुज़दिल थे? हम ये कैसे कह दें कि हमारी लीडरशिप आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है? हम ये कैसे कह दें कि हमारा जो सबसे बड़ा वीर था वो लिख करके माफ़ी मांग के आया था? हम नाम किसी का नहीं लेते। हम दूसरा वीर जो था वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहा था। तोप जितने इनके हैं उन तोपों ने कॉमनल फोर्सेस से आज़ादी के पहले भी समझौता किया। जिस बंगाल का बंटवारा हुआ उस बंगाल में श्यामा प्रसाद जी कैबिनेट के मिनिस्टर थे और गृह विभाग देख रहे थे। दंगा क्यों हुआ? जिम्मेदारी किसकी है? आज जो दंगा हो रहा है होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है सीधे सीधे। तो श्यामा प्रसाद जी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और अगर इनको लग रहा था कि मुस्लिम लीग की सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपके पास तीसरा नाम है कौन?
जिस वीर को आप वीर बता रहे हो, उस वीर की कहानी उन्होंने जेल में देखा है। आप यकीन मान लीजिए कि वहां भी उनको सारी सुविधा थी जेल के अंदर। चक्की पीसने का काम कभी उन्होंने नहीं किया, ये एकदम झूठ है। इस मुल्क में जो ईमानदारी से लोग लड़े, जिनके खानदान बर्बाद हुए, जिनका सब कुछ बर्बाद हुआ, उनको इस मुल्क ने इज्जत नहीं दी। और जब आप अपने कुर्बानी देने वालों की इज्जत नहीं करेंगे तो आपका अंजाम यही होगा। आज सैयद शाहनवाज अहमद कादरी साहब को हमने स्टूडियो में इसीलिए मदऊ किया था कि किताब लहू बोलता भी है कि रोशनी, और ख़ासकर ऐसे वक्त जब हम आज़ादी के 76 बरस और 70वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो हम रोशनी डाल सकें कि जिहाद के फतवे के बाद मुसलमान नौजवान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी में ऐसे घरों से निकले कि कितने ही फांसी पर चढ़ा दिए गए और कितनों को तोपों के दहानों पर बांध कर उड़ा दिया गया। भारत को फिरंगियों के चंगुल से छुड़ाने और 90 बरस की कुर्बानियों के बाद भारत को मुकम्मल आज़ादी दिलाने में मुसलमानों ने तमाम किस्म की कुर्बानियाँ दी और आज़ादी को अपना कौमी और मजहबी फ़र्ज जानते हुए सरफरोशी के जज्बे के साथ अपनी जानें निछावर कर दी। हम सलाम करते हैं उन आज़ाद वतन के ख्वाब देखने वालों को जिनके ख्वाब की ताबीर के तौर पर आज हम आज़ाद हिंदुस्तान की हवा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादरी साहब, रियल न्यूज़ इंटरनेशनल के चैनल RNI पर आने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मौके पर हमारी बात आपने लोगों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया।